उस शख्सियत ने बहुत ज्यादा गुज़श्ता कुछ अरसे में इल्जामात लगाए कि फिर मुदाखलत हो रही है या नहीं हो रही, और मुदाखलत कौन कर रहा है। सियासी उमूर का मुशीर मुकर्रर किया जा रहा है, और सियाने ये बताते हैं इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने वाली जमात कैसे जमहूरी जमात हो सकती है। लेकिन दीगर लोगों से कुछ सतहों पर बातचीत हो रही है, और अभी इसकी एक बड़ी स्टेज आएगी इसमें एक कारोबारी शख्सियत है। ये कारोबारी शख्सियत जो है वो मजीद कार्रवाई के लिए, ये जो हुकूमत है ये कुछ और इक़दामात की तरफ जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर के खिलाफ एक कारोबारी शख्सियत को टास्क मिल गया है। ये टास्क एक सियासी शख्सियत ने दिया है। उस कारोबारी शख्सियत के साथ सियासी शख्सियत और साथ में एक और शख्स जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, ये मिलकर काम कर रहे हैं। हामिद मीर के खिलाफ इनका एजेंडा क्या है, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ एक शख्स अगवा हुआ है सरगोधा से, और उसके भाई ने कुछ अहम तरीन गुफ्तगू की है जिसमें बड़े इल्जामात लगाए हैं, इसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपसे दरखास्त, अपने लिए अलग न्यूज़ के लिए घंटी का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और ये सिलसिला मोहब्बत का जारी रखिए। अब सबसे पहले मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगोदा से एमएनए हैं शफकत आवान। उनके छोटे भाई वसीम आवान को अगवा कर लिया गया है सरगोदा शहर से। खबर यह आई कि ये अगवा नामालूम अफराद की जानिब से किया गया है। शफकत आवान का ये कहना है कि वो खुद 9 मई के बाद से 2 से 3 बार गायब हो चुके हैं, और अभी उनके भाई वसीम आवान को किन लोगों ने गायब किया है इस बारे में उन्हें मुकम्मल मालूमात हासिल हैं। उन्होंने एक खुफिया इदारे पर इसका इल्जाम आयद किया है और कहा है कि उनके साथ भी यही सब कुछ हुआ था। मकामी पुलिस और खुफिया इदारे ने उनके खिलाफ ये तमाम तर काम किया था। ये इल्जाम शफकत आवान की जानिब से लगाया गया है। अपने भाई वसीम आवान के मामले में उनका ये कहना है कि उसके साथ ही सब कुछ किया गया। वजह यह है कि वसीम आवान ने 26 अप्रैल को इमरान खान की हिमायत में रैली को लीड किया था, क्योंकि वो इस्लामाबाद में थे, और उनका ये कहना है कि उन्हें सजा इस बात की मिल रही है कि वो और उनका खानदान इमरान खान के साथ खड़े हैं, मगर इस तरह के अगवा से और दीगर चीजों से वो अपने मौकिफ से पीछे हटने वाले नहीं है। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अर्ज करूं, बाबर सत्तार साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब, उनके मामले में फैसल वावड़ा ने ये कहा है कि उन्हें मालूमात चाहिए। ये हमें बताया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि जब जस्टिस बाबर सत्तार साहब जज बन रहे थे तो उस मौके पर उनके ग्रीन कार्ड की मालूमात अदालत के पास थी, उनकी जायदाद की मालूमात, उनके खानदान की मालूमात अदालत के पास थी, और वो एक पूरे प्रोसेस से गुजर कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने। स्क्रूटनी का ये प्रोसेस बहुत सख्त प्रोसेस था। लेकिन अब फैसल वावड़ा ने इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक खत लिखा है, और खत लिखकर कहा है कि वो बतौर सेनेटर ये मालूमात हासिल करना चाहते हैं। ये मालूमात अगर दे दी जाएंगी तो जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा जारी है उसको रोकने में मदद मिलेगी। ये बात की है फैसल वावड़ा ने। अब काजी फाइज ईसा साहब सवाल कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि मुदाखलत नहीं हो रही। अगर फैसल वावड़ा बाबर सत्तार साहब के बारे में ये मालूमात हासिल करने में इस हद तक दिलचस्पी रखते हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिख दिया है, और फैसल वावड़ा एक आजाद सेनेटर बन गए हैं उन जमातों के वोट से कि जिन जमातों पर वो खुद कड़ी तनकीद करते थे, और उनके कबीले के बारे में उनको वोट डालने वाले और उनके साथी इस वक्त बात कर रहे हैं। तो काजी फाइज ईसा साहब के लिए ये हिंट है कि फिर मुदाखलत हो रही है या नहीं हो रही, और मुदाखलत कौन कर रहा है। लेकिन बहरहाल इस हिंट के बावजूद भी जाहिर है कि अदालत मुकम्मल सबूतों पर चलती है। फैसल वावड़ा साहब ने जो खत लिखा है उसमें उन्होंने इख्तिताम की जानिब
नेक नियति का मुजाहरा करते हुए कहा है कि वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडा इख्तिताम को पहुंचे। इस सिलसिले में ये डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं ताकि बाबर सत्तार साहब की मदद हो जाए और ये सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंच जाए। अब आ जाइए इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब। हमने राना सनाउल्लाह को देखा, मियां जावेद लतीफ को देखा, मुस्लिम लीग नून में कुछ और लोगों को देखा कि वो बड़े वोकल हैं, अपनी जमात पर भी बड़ी खुलकर तनकीद कर लेते हैं और साथ ही वो इस वक्त इस सेटअप पर भी बड़ा खुलकर सवाल करने वाले लोग हैं। लेकिन खबर आ रही थी कि राना सनाउल्लाह हों या जावेद लतीफ हों और इस तरह के दीगर लोग, इन तमाम लोगों को इस वक्त इस सेटअप में एडजस्ट किया जाएगा और एडजस्ट करने की जो रीजन होगी वो ये होगी कि तमाम लोग बहुत खुलकर तनकीद कर रहे हैं, शहबाज शरीफ पर भी, उनके साथियों पर भी, इस हुकूमत पर भी और साथ ही इशारों के नायों में गैर सियासी ताकतों पर भी। तो अब राना सनाउल्लाह को शहबाज शरीफ साहब का यानी वजीर आजम का सियासी उमूर का मुशीर मुकर्रर किया जा रहा है और सियाने ये बताते हैं कि राना सनाउल्लाह को ये ओहदा देकर उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिशें और होंगी। वैसे गुज़श्ता 2 से 3 रोज में राना सनाउल्लाह जितना बोल रहे थे हमने उसमें भी कमी देखी है। राना सनाउल्लाह के बोलने में इमरान खान के लिए एक एतराफ का एलिमेंट आया था जब उन्होंने कहा कि मुजाहिमत तो इमरान खान ने की है, हम गलत समझते थे, मैं गलत समझता था। उसमें भी हमें वापस तब्दीली नजर आ गई है और राना सनाउल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ दोबारा बोले हैं और साथ ही उन्होंने 9 मई पर दोबारा बात करना शुरू की है। वरना वो इन तमाम मामलात के हवाले से ये भी कह रहे थे कि हमें इनका नुकसान हुआ है लेकिन अब तब्दीली आ गई है। तो क्या राना सनाउल्लाह ये मुशीर का ओहदा पा लेने के बाद मुकम्मल तौर पर बदल जाएंगे? अभी तक की जो शवाहिद बता रहे हैं उसकी रोशनी में कहा जा सकता है कि ऐसा मुमकिन है। अब इमरान खान साहब, हामिद मीर साहब के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसकी अभी मैं बात करता हूँ, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से 3 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई है। इस कमेटी में उमर अयूब साहब शामिल हैं, पार्टी के इस वक्त अहम तरीन रहनुमा हैं, शिबली फराज शामिल हैं, अली अमीन गंडापुर शामिल हैं। इमरान खान ने इस कमेटी को बनाकर किया क्या है? देखिए, इमरान खान ने अपनी जमात के सबसे ताकतवर लोगों को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की दावत दी है। शिबली फराज जमात की जानिब से सेनेट में सबसे ताकतवर ओहदे पर मौजूद हैं। उमर अयूब साहब अपनी जमात की जानिब से कौमी असम्बली में सबसे ताकतवर ओहदे पर मौजूद हैं और अली अमीन गंडापुर साहब सबसे ताकतवर हुकूमती ओहदे पर मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। तो इमरान खान ने ताकतवर तरीन लोगों को, अपनी जमात के ताकतवर तरीन लोगों को टास्क दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात किए जाएं। एक और चीज को अमन नजर आती है कि इमरान खान ने इन 3 लोगों को जो टास्क दिया है इसमें तीनों सियासी शख्सियात हैं। इसमें जो वुकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी उन पर तनकीद हो रही थी, बाहर से भी तनकीद हो रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन भी कह रहे थे कि बड़ा अच्छा कदम उठाया गया है, इन वुकला के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाईजैक की जा सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज किया जा सकता है। तो अब जब ये कदम उठा लिया गया है तो वुकला को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस मामले में पीछे ले गई है और आगे कर दिया है सियासी शख्सियात को। अली अमीन गंडापुर साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया। वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात सबके सामने होंगे, कोई पोशीदा बातचीत नहीं होगी। अब तक इस बात पर बड़ी तनकीद की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं कर रही, मुज़ाकरात कर रही है तो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात कर रही है। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने वाली जमात कैसे जमहूरी जमात हो सकती है? तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, मैं आपसे दोबारा अर्ज कर देता हूं कि वो लोग जो मौसम नकवी से बात करने की सलाहियत, ताकत और एतमाद नहीं रखते, नून लीग के लोग, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कैसे बात करेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन लोगों से क्या बात करे, उन लोगों से क्यों बात करे? फिर वो लोग जो अपना वजीर खजाना नहीं बना सकते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे क्या बात करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे क्यों बात करे? वो लोग जो वजीर दाखिला अपना नहीं लगा सके तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे क्या बात करे और क्यों बात करे? फिर मियां नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करे? मरीम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब में अपनी मर्जी से एक फैसला करने के काबिल नहीं है,
ट्रांसफर पोस्टिंग के मामलात में मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो पीछे रह गई हैं। हमने देखा था कि जिद जरूर की थी उन्होंने मौसम नकवी के मामले में और एक नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन वो नोटिफिकेशन भी धरा का धरा रह गया और उस मामले में मौसम नकवी की जिद पूरी हुई अली नासिर रिजवी की शक्ल में। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे लोगों से क्या बात करे? बातचीत इस्टेब्लिशमेंट से करनी होगी। अब इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत क्या की जाएगी? मैंने आपसे पहले भी कहा, जब शहरियार आफदी की तरफ से बयान आया था तो बात नहीं करनी चाहिए थी शहरियार आफदी को। वो ये कहते थे कि इमरान खान का फैसला है, मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से होंगे। क्या होंगे? मैं इस पर रेलेवेंट बंदा नहीं हूँ। रेलेवेंट बंदों से बात की जाए, और रेलेवेंट बंदों को भी जब मुज़ाकरात हो रही होती ना तो सवाल जवाब में पढ़ने की जरूरत नहीं होती, मीडिया को जवाब देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मुज़ाकरात का नतीजा बोला करता है। अगर दरमियान में आप सवालात का जवाब देने लग जाएं तो फिर आप गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि बदएतमादी पैदा होती है। अगर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं तो अपना मौक़िफ़ रखिए कि हम किन बुनियादों पर मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, और उसके बाद मुज़ाकरात कीजिए। कितने राउंड हुए, क्या हुआ, अब तक क्या हुआ, क्या नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है। इन सवालों के चक्कर में पड़ेंगे तो मुज़ाकरात बदएतमादी का शिकार होंगे और आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या एस्टैब्लिशमेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतमाद की बहाली की इक़दाम करने की जरूरत है? जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शदीद शिकायत है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड एस्टैब्लिशमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये शिकायत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया, इमरान खान ने 9 मई करवाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुलव्वस थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको तस्लीम नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर भी बात करेगी तो बात बनेगी, तो बात करनी पड़ेगी। मुतल्लिका फरीक हैं, एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात और शिकायत लेकर आमने सामने हैं, तो इन्हीं को बात करनी होगी। बात करें और बात करें इदारों के सियासत में किरदार के खात्मे की, और साथ ही अगर आपको ये लगता है कि अब भी मुदाखलत हो रही है तो उस मुदाखलत के खात्मे की कि जिसके नतीजे में अदालतों में ये मामलात आजादाना तौर पर आगे बढ़ सके। हामिद मीर साहब का मामला, हामिद मीर साहब के खिलाफ एक मुहिम, जब उन्होंने इन्हीं मुज़ाकरात की खबर दी, शिबली फराज, उमर अयूब और इनके साथ अली अमीन गंडापुर की खबर भी दी, तो सोशल मीडिया पर एक बार फिर हामिद मीर साहब के खिलाफ मुहिम जो मुसलसल चल रही है उसमें हमने तेजी देखी और कहा गया कि हामिद मीर साहब आप झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात नहीं हो रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। नून लीग की एक आला शख्सियत से होने वाली गुफ्तगू के नतीजे में मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और नून लीग को इनसे परेशानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक आला शख्सियत से मेरी कई बार इस मामले पर बात हुई है। इमरान खान साहब के हवाले से जब बात करने की बात हुई तो उनका कहना था कि इमरान खान साहब के मामले में इट बिकम्स अ नॉन स्टार्टर इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की वजह से, लेकिन दीगर लोगों से कुछ सतहों पर बातचीत हो रही है और अभी इसकी एक बड़ी स्टेज आएगी जिसकी इमरान खान साहब मंजूरी देंगे, वो बड़ी स्टेज आ गई है। अब यहाँ से हामिद मीर साहब का मामला देखिए, हामिद मीर साहब के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की एक ऐसी शख्सियत जो मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब है, उस शख्सियत ने हामिद मीर पर बहुत ज्यादा गुज़श्ता कुछ अरसे में इल्जामात लगाए हैं। उस शख्सियत ने सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को टास्क दिया, और ये मैं मरियम नवाज की बात नहीं कर रहा, मियां नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, ये उनके बहुत करीबी साहब हैं। टास्क दिया और हामिद मीर साहब के खिलाफ बाकायदा तौर पर मवाद अपनी तरफ से उन्होंने फराहम किया कि इन लाइंस पर हामिद मीर के खिलाफ काम करना है। इसमें एक कारोबारी शख्सियत है, ये कारोबारी शख्सियत जो है वो मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, और इस कारोबारी शख्सियत ने खुद भी फ्रंट फुट पर आकर हामिद मीर साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडे में हिस्सा लिया है, और ये कारोबारी शख्सियत कुछ लोगों को एक टीम की शक्ल में हामिद मीर साहब के खिलाफ मुहिम चलाने में मदद दे रही है। इसमें नून लीग की वो सियासी शख्सियत अब भी खुद बराह रास्त मुलव्वस है, और इसके साथ साथ इन लोगों ने सोशल मीडिया पर 3 ऐसे लोग हैं कि जिनको बाकायदा तौर पर टास्क किया है, उनको टास्क भी दिए जाते हैं, मालूमात भी दी जाती हैं, और साथ ही अब हमें आगे अगले 48 घंटों में, अगले 72 घंटों में किन किन चीजों को लेकर बढ़ना है, क्या क्या करना है, ये टास्क भी दिए जाते हैं। और उसके अलावा छोटे छोटे मामलात पर मजीद कुछ ट्वीट्स हों, टास्क हों, वो दिए जाते हैं कि हामिद मीर साहब के खिलाफ ये मुहिम चलाई जाए, और इस मुहिम को चलाने के लिए फिर इन लोगों ने कुछ अकाउंट्स रखे हुए हैं, उनके जरिए ही मुहिम चलती है हामिद मीर साहब के खिलाफ, और ये सिलसिला भी और तेज होगा। इसके अलावा हामिद मीर साहब के खिलाफ जो है मजीद कार्रवाई के लिए ये जो हुकूमत है
یہ کچھ اور اقدامات کی طرف جا رہی ہے۔ عمران ریاض خان نے اسی سلسلے میں ایک اشارہ دیا تھا، حامد میر صاحب نے کہا تھا کہ اللہ مالک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ تو اب ہمیں نظر کیا آ رہا ہے، صحافی ایک ہو رہے ہیں، یہ بھی غیر سیاسی طاقتیں جو سیاست میں ملوث ہیں، ان غیر سیاسی طاقتوں کے لیے بہت بڑے آپٹکس تھے۔ جب ہم نے حامد میر صاحب کو دیکھا، عمران ریاض خان صاحب کو دیکھا، ہم نے اسد طور کو دیکھا اور باقی تمام لوگوں کو دیکھا کہ یہ یکجا ہیں، یکجان ہیں، اور یہ خاصی کھلبلی پیدا کرنے والی سچویشن ہے ایسی تمام شخصیات کے لیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں اس وقت آغا محمد کے ساتھ موجود ہوں سپر ہائی وے کراچی پر۔ یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں، یہ عمارتیں ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی، بحریہ ٹاؤن کراچی، اور اس کے بالکل دروازے کے ساتھ یہ دینی درسگاہ، اللہ رب العزت کا کام۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے، اللہ کے لیے انصار کون ہیں، یہ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے، یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ کر سکیں۔ آغا محمد میرے ساتھ موجود ہیں۔ آغا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت عالیشان ہے، اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے۔ بالکل، اس میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسا کام کر سکیں۔ اس کے بارے میں بتائیں، یہ کیا ہے؟ جی طارق صاحب، یہاں کی سب سے پہلے پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو خلاصتاً بتا رہا ہوں۔ یہاں پر جب ہمارا آنا ہوا 1996 میں، 1996 سے لے کر 2010 تک ہم خیموں میں رہتے تھے۔ ٹھیک۔ تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا۔ تو حضرت آغا صاحب کے والد صاحب، ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ چند لمحے تک صبر کر لیں، یہ جنگل ہے، یہ منگل ہی بنے ہیں۔ ٹھیک۔ تو پہلے تو یہ تھے کہ ہم تھوڑے سے آزاد تھے۔ آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے، اتنے بوجھ اور زیادہ ذمہ داری ہمارے سر پر نہیں تھے۔ تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہمارے ایک ارادہ ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، یہاں پر ہم ایک ایسا عظیم دینی درسگاہ بنائے ہیں جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو، اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مزید پھیلا ہے۔ تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو 6 منزلہ پر مشتمل ہے۔ تو ہم سے 6 منزل ہوں گے، 6 سٹوریز۔ جی، تو ہم سے جتنا ہو سکتے ہم تو خود لگے ہوئے ہیں، تو مزید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق دے جو خدمت کر رہے ہیں، جن اللہ نے نوازا، جن کو اللہ نے نوازا ہے۔ تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہر اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 6 منزلہ یہ حصہ ہے، جی، اس حصے میں اسٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گی۔ کم از کم تقریباً ہم 2000 طلباء کو یہاں پر قیام پذیر کر لیں گے، تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ میں تو ساتھیوں کی کہتا ہوں آ جاؤ، مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں۔ اچھا، اس کی جو لاگت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے، کتنا لگ چکا ہے، کتنا باقی ہے؟ تقریباً 25 کروڑ روپے اس کی لاگت ہیں، اندازاً ابھی جو لگا ہے 3 کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک۔ اور مجھے بتائیے یہ جو یہاں پر 6 منزلہ عمارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے؟ یہ تقریباً 44,000 فٹ پر ہے۔ 44,000 فٹ پر ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک، یہاں پر پورا ادارہ تقریباً 9 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ 9 ایکڑ پر، پہلے جو 15 ایکڑ تھے اب 9 ایکڑ پر ہے۔ ٹھیک۔ تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید ایک کالج کے ارادہ بھی ہمارے ہیں۔ تو بسا اوقات سب کچھ تو ہم ذمہ داری پہ نہیں لے سکتے ہیں کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں، بالکل۔ تو ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ گاڑی چلے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے، دعا کریں گے۔ میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا، اور کچھ اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں، اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو سو مچ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔